Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। प्रकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरव। Thank you, Amit and Prakash. Welcome to the program. Benchmark equity indices end with modest losses. Sensex falls over 270 points. Nifty drops 74 points. Prime Minister Narendra Modi says combination of Japanese technology and Indian talent can lead tech revolution of the century. India's exports this year will be higher than last year, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Adds, government is committed to shielding industry from unilateral actions. And India's GDP for first quarter of current fiscal grows at 5-quarter high of 7.8%. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट। सेंसेक्स 271 अंक फिसला, निफ्टी में 74 अंक की गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापानी तकनीक और भारतीय कौशल मिलकर इस सदी का तकनीकी नेतृत्व कर सकते हैं। और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत का निर्यात इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक एक तरफा नियमों से भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध। और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी 5 तिमाही में सर्वाधिक 7.8% दर्ज। अगस्त माह के अंतिम कारोबारी सत्र में आज घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की गिरावट से 271 अंक गिरकर 80,000 के स्तर से नीचे 79,810 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 74 अंक गिरकर 24,427 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices ended moderately down on the last business day of the month. The Sensex lost 271 points to close at 79,810. Similarly, the Nifty dipped 74 points to settle at 24,427. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended on a negative note. The mid-cap index declined over 0.4% and the small-cap index fell nearly 0.3%. सेंसेक्स पैक वाले शेयरों में 30 में से 16 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई। बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 2.2%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5% और ट्रेंट 1.4% शामिल रहे। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 3%, रिलायंस 2.2% और इन्फोसिस 2% की गिरावट से बंद हुए। In sectoral indices at the BSE, 15 out of 21 closed in negative territory. Among the top laggards, realty dropped over 1.3%, energy slipped 1% and focused IT dipped over 0.9%. On the other hand, FMCG gained 0.9%, consumer durables rose over 0.3% and capital goods 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,185 companies declined and shares of 1,895 companies advanced, while shares of 157 companies remained unchanged. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 58 पैसे की गिरावट से 88 रुपये 21 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 98.1 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। प्रकाश, शेयर बाजार की दशा और दिशा पे तकरीबन पूरा सप्ताह अगर देखा जाए तो कुल मिला के शेयर बाजार में गिरावट ही रही, चाहे हम निफ्टी की बात करें चाहे हम सेंसेक्स की बात करें। क्या बाजार सिर्फ अमरीकी कानूनों के जो शुल्कों के मामला है उसी से सहमा हुआ है या इसके अलावा और भी कारण है, या ये त्वरित एक बाजार की प्रतिक्रिया है?
नहीं, फिलहाल अगर माहौल देखें, अगर सही पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो फिलहाल जो मेजर डिसरप्टर जिसको बोलते हैं मार्केट के लिए, वो ट्रम्प टैरिफ ही है। तो ये क्योंकि हमारे को पहले 25% इंडिया पे लगाया, फिर 27 अगस्त से 25% और नोटिफाई कर दिया, तो 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा होता है। और किसी भी, ये तो हम लोग, हमारी इकोनॉमी में इतना इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और डेप्थ है कि हम लोग इसको किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, और ये एक अंदेशा होता है मार्केट में। और ये फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मेजर डिसरप्टर है फिलहाल। लेकिन भारत सरकार इसके प्रति सजग है और विभिन्न माध्यमों से, मंत्रालय के माध्यम से, चाहे सरकार के तौर पे, ये लगातार इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि भारत सरकार इससे निपटने के लिए कुछ न कुछ कदम उठा रही है जो सकारात्मक तौर पर नजर आएंगे। क्या शेयर बाजार उन कदमों के प्रति अभी उतना सजग नहीं है, या इतना भरोसा नहीं जगा पा रहा सरकार के जो भी कदम उठाने के बारे में जो संकेत दिए जा रहे हैं? नहीं, वो सिग्नल्स नहीं है, वो तो क्लियर अनाउंसमेंट हुई, प्रधानमंत्री जी ने किया, लाल किले से अनाउंसमेंट की उन्होंने, लाल किले से अनाउंसमेंट की कि हम बहुत बड़ा जीएसटी रिफॉर्म्स करने वाले हैं। अब इससे बड़ा तो संकेत क्या हो, तो एक तरह का फिर बाजार इसके प्रति क्यों नहीं सजग हो पा रहा? मैं आपको बताता हूँ जी। ये 3 सेशन से पहले जो रनअप था, अच्छा हफ्ता बीता, उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स का अच्छा खासा मार्केट ने नोटिस किया। अब क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर होता है, एक न्यूज जो है उसको हम फैक्टर इन कर, प्राइस इन कर लेते हैं, वो बार बार। तो ये यहाँ तो इवेंट्स इतनी तेजी से हो रही हैं कि आप जो है, आप उसको, मतलब ठीक है, रिफॉर्म्स हैं, सबको मालूम है अक्टूबर दिवाली से पहले रिफॉर्म्स आने वाले हैं। तो अभी आपने जिक्र किया, आपने कुछ शेयर्स पढ़े, कौन से शेयर्स ज़्यादा चढ़ रहे हैं? जिन शेयर्स पे ये उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी टैक्स काफ़ी नीचे जाएगा, कंजम्पशन ऊपर जाएगा, तो यही तो संभाले हुए है और मार्केट को, तो ये कशमकश है। और लेकिन वो देखते हैं किस तरफ रुक जाता है। So Prakash, please help us understand that, if you're saying that tariffs is an indicator and the market is, I would say we are a fairly mature market, though not completely. We have a lot of young investors also. I think, the tariffs are on special sectors, special areas. They're limited. They're not across. But the impact of the market, as you're saying, every trigger is there. The impact seems to be over the past week across different sectors. Well, because, what are we talking about? We are talking about the largest economy of the world. We have about one of the major trading partners, and we had built with a lot of hard work strategic relations with that economy. So we had a lot of bets on that economy, and likewise they also had a lot of bets on us. Now this negative trigger has come about, and naturally India is a major economy, $4 trillion economy, and you talked about the depth of Indian market, maturity of the Indian market. But for this maturity, the damage could have been more. There are two kinds of investors. One is the foreign institutional investors, the other is domestic institutional investors. Foreign institutional investors have been on a selling spree for the last several months. So their exit mode continues. Whereas equivalent kind of a resilience is being shown by the domestic institutional investors, DIIs as we call them. Right. So that is the maturity of Indian market, right. Depth of the Indian market. So retail investors that you're talking about, youngsters, that's a new phenomena. It's a good thing. They will also learn their way. But the domestic, these youngsters are being, fortunately, now being drawn into what is called SIP, systematic investment plans of the mutual funds. So there's a lot of confidence in that. Fair. So, which is good. Absolutely. So, actually when we talk of FDI, we also know that it has an impact on our market.
What do you think will actually bring in, and you're saying, and of course FDI has been coming in, but you're saying that it's also been leaving. What will bring foreign investment into India? Let's distinguish between FDI and FII. Okay. So FII. Yeah. So FII. Absolutely. So FIIs, see, they have no sentiments. They have no sentiments for America or India or Singapore or China. They are ruthless people. So they have no sentiments. They work. They find right now Indian market a bit expensive. The valuations have run ahead of the bottom line of the corporate. प्रकाश इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक. Welcome back. You're tuned to Market Mantra, and we are speaking today with senior economic analyst Mr. Prakash Chawla. So, Prakash, when we talk of FDI, and you said this, FII, FII, I stand corrected, yes. FII, and they want to come in and they still find us the market is valuation overvalued, expensive. So you think that somewhere when the market is actually also doing a little self-correction other than world triggers? Yes, because valuation has been one of the major factors. Because what has happened is, for instance, later in the program you have highlighted how Indian GDP has growth has done so well, but that must reflect in the corporate earnings. So unless that reflects in the corporate earnings, and the corporate earnings have a direct relationship with your valuations in the stock market. Right. So right now, one of the reasons, various factors are there. Tariff is a factor which might blow over. तो मोटे तौर पे ये माना जाए कि अगर टैरिफ का मुद्दा तो है, लेकिन बाजार पर उसका असर उतना बड़ा नहीं है वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए और सरकार के कदमों को उठाए जाने के बावजूद. और हमारी जो घरेलू स्थितियां हैं कि अगर हम महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति की बात करें तो वहां से बहुत बड़ी राहत है, और अगर हम ब्याज दरों में बात करें यानी जो बैंक रेट्स हैं वो भी हमारे उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा समर्थन वहां से भी मौजूद है. साथ ही सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है वहां से भी पूरे उद्योगों को एक तरीके से संरक्षण मिल रहा है. देखिए जी, ऐसा है, ये आपने सही फरमाया कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं बड़े मजबूत हैं. जैसे आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने जीडीपी का जिक्र किया, ये मजबूत हैं. इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो चुके हैं, तो कंजम्पशन को बूस्ट, और जीएसटी कम होगा तो और मिल जाएगा. तो कंजम्पशन तो बूस्ट हम लोग, अभी फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और हो जाएगा, तो अभी तो पीक पे आ जाए. और इस साल फेस्टिव सीजन जल्दी आ रहा है, तो अभी उम्मीद कर रहे हैं. और अभी क्या हो रहा है कि जब से ये अनाउंसमेंट हुई है जीएसटी रिफॉर्म्स की, तो कुछ लोगों ने जो अपनी परचेजिंग ना थोड़ी सी पोस्टपोन भी करनी शुरू कर दी है. जिन्हें गाड़ी खरीदनी है उससे 2 महीने रुक जाते हैं या महीना रुक जाते हैं, शायद कुछ ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा फायदा हो. एक प्रवृत्ति होती है ना कंज्यूमर की. तो ऐसा नहीं है, ये कश्मकश जैसे मैंने कहा चल रही है. तो ये टैरिफ वाला मुद्दा है, ब्लो ओवर हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन इसको अभी फिलहाल डील करना पड़ेगा. जी, नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर. एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक लगभग 0.4% की बढ़त से बंद हुए. हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा. उधर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% और जापान के निकेई में 0.2% की गिरावट रही. यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी गिरावट नजर आई. लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.3% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए. US stock indices ended with moderate gains on Thursday. The tech-heavy Nasdaq Composite Index advanced over 0.5% to close at 21,705. The S&P 500 climbed 0.3% to close at a record high for the second straight day at 6,501, and the Dow Jones Industrial Average rose nearly 0.2% to 45,637. On the economic front, according to the second estimate released by the US Bureau of Economic Analysis, real gross domestic product of the US increased at an annual rate of 3.3% in the second quarter of 2025. On the other hand, weekly jobless claims in the US decreased by 5,000 from the previous week. So, Prakash, of course, Trump tariffs, as we've got this nomenclature for them, are affecting markets across and also in India, and they do have a partial impact, like we just discussed. What's happening with American tariffs to the US markets? Is it having an impact? Well, what's happening is that in the US markets on there's a
there are a different set of factors which is playing there. That set of factors include the US interest rates, the dollar index, US interest rate, and the data that you just read about, the number of jobs. So US economy is fairly okay. अभी तक ये ठीक से इम्पैक्ट क्या होगा टैरिफ का, कितना इम्पैक्ट का असर पड़ रहा है, वो अभी तक ठीक से उसकी सामने उसके रिजल्ट्स नहीं आए. लेकिन क्या है कि वहाँ और तरह के फैक्टर्स चल रहे हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स आर एट प्ले व्हेन इट कम्स टू द यूएस मार्केट. And one of the major factors is the interest rates, which are the Fed is expected to give one more cut. So that those kind of factors are at play in the US market. We have our issues, but that's fine. I mean, we will deal with it. We have the depth and the strength to do it. We'll deal with it. चलिए अमेरिकी शुल्कों के बारे में कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने आगाह किया है कि महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक बदलाव में ब्रिक्स देश वैश्विक उत्पादन में G7 देशों से आगे निकल गए हैं. विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स का योगदान 35% और G7 का 28% है. वोल्फ ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बंद न करना दर्शाता है कि शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है. उन्होंने अमेरिका द्वारा शुल्क लगाने की आलोचना करते हुए इसे एक अप्रभावी रणनीति बताया जो भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों को एक दूसरे के करीब ला सकता है. उनके अनुसार नए घरेलू रोजगार सृजित किए बिना अमेरिकी शुल्क से अमेरिका के निर्यातकों के विदेशी बाजारों से बाहर होने का बड़ा खतरा है. अमेरिका में भी शायद ट्रंप के फैसले का कहीं समर्थन नहीं है, उसका भी विरोध है. चलिए आज की एक प्रमुख खबरों पर नजर डाल लेते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी बातचीत लाभप्रद और सार्थक रही है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि भारत जापान भागीदारी विश्व शांति और स्थिरता के लिए अनिवार्य है. श्री मोदी ने बताया कि अगले दशक के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है. इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापानी तकनीक और भारतीय कौशल मिलकर इस सदी का तकनीकी नेतृत्व कर सकते हैं. टोक्यो में भारत जापान आर्थिक फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जहां जापान तकनीक का प्रमुख केंद्र है वहीं भारत मानव कौशल का प्रमुख केंद्र है. उन्होंने बताया कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान हमेशा से भारत की विकास यात्रा का प्रमुख साझेदार रहा है. जापानी कंपनियों ने भारत में $4 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया है. जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है. मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है. JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है. जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है. यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विनिर्माण क्षेत्र और ऑटो क्षेत्र में बेहद सफल रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी. आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है. वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है. भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं. एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है. लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है. So listeners, Amit has questions for our expert here. But before we come to question and answers, let's take a short commercial break. Stay with us. कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है.
प्रकाश, हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जापान की तकनीक और भारतीय मानव कौशल, अगर इसका एक सामंजस्य बनता है तो विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। कितना सहमत हैं और ये एक कितनी बड़ी संभावनाओं के द्वार खोलता है पूरे विश्व के लिए? आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। कब कहा है प्रधानमंत्री ने? अब कॉन्टेक्स्ट जो माहौल चल रहा है, जब अमेरिका ने लगातार शुल्क लगाए हैं। देखिए, और प्रधानमंत्री जो हैं जापान के बाद कहाँ जा रहे हैं? वो एससीओ मीटिंग कर जा रहे हैं। और एससीओ मीटिंग में वो सब मुल्क हैं जो जिन पे ठीक है हमसे कम उन पे टैरिफ लगा है, लेकिन उन पे भी टैरिफ की मार तो पड़ी है। तो उस सूरत में आपको सारा जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य को आपने ठीक से आपको उसको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये आह्वान किया है कि जापान की टेक्नोलॉजी और हमारा जो कौशल है मिल जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो ग्रोथ के लिए मेजर ड्राइवर है। तो टेक्नोलॉजी तो हर तरह से सोर्स करें, हम डोमेस्टिक भी हमको R&D बढ़ाना पड़ेगा, हर तरह से सोर्स कीजिए। और हमारी मैन पावर तो सिलिकॉन वैली हम लोग डोमिनेट करते हैं, हमारे हिंदुस्तानी। और भारत और का जापान के साथ जो उन्होंने बात कही कि ऑटो क्षेत्र में एक सफल प्रयोग रहा है, बहुत बढ़िया। और आज भी भारत के बाजार में जापानी गाड़ियों का एक जलवा अलग ही दिशा में है, जिससे आर्थिक व्यवस्था को भी बहुत मजबूती मिल रही है। देखिए जी, मारुति सुजुकी, टोयोटा जी, ये 3-4 जापानीज कंपोनेंट गाड़ी मैन्युफैक्चर में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है हमारे यहाँ। मारुति अलोन गेट्स अबाउट 40% मार्केट शेयर। और जापानी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट, ये सक्सेस स्टोरी नहीं है, बहुत बढ़िया सक्सेस। जापानी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मेक इन इंडिया की स्टोरी को विकसित करने के लिए जापान की भी बड़ी भूमिका रही है। Right, absolutely. We move on to our next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India's exports this year will be higher than last year, reflecting the growing competitiveness and resilience of the domestic industry. He added that the government is reaching out to partner with countries across the globe to open up new opportunities. Addressing the curtain raiser of the Bharat BuildCon 2026 conference, Mr. Piyush Goyal said that the government is committed to ensuring that the industry does not face unnecessary stress or difficulties arising from unilateral actions by some countries. He urged industry representatives to highlight sectors where alternative markets are required. The minister said the government is focused on supporting industry so that no sector is left behind. He also encouraged active participation in quality control orders, QCOs, to ensure India emerges as a trusted supplier of high-quality products. Mr. Goyal highlighted India's expanding network of free trade agreements, FTAs, with developed countries. भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जिसकी इकोनॉमी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली आगे आने वाले दिनों में कि यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं हम सेकेंड ट्रांच करें एफटीए का, ओमान का एफटीए जल्दी फाइनल हो जाएगा। कल कतार के मंत्री आए थे, वो भी चाहते हैं एफटीए करना आप सबके साथ। सऊदी अरेबिया के साथ भी चर्चाएं चल रही है, वो तो चाहते हैं 6 के 6 खाड़ी के देश एफटीए में एक साथ आ जाए। न्यूजीलैंड, चिली, पेरू सबसे तेज गति से बातचीत चल रही है। यूरेशिया के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए, एक बड़ा समूह है कई देशों का। आखिर आप कल्पना करिए ये क्या जादू है जो पूरी दुनिया आज आपके साथ व्यापार बढ़ाना चाहती है। So, Prakash, quickly, your comment on, again, another reiteration by the government that this is an opportunity for us to reach out and fast forward our outreach and access and our visibility to other countries other than the few big nations we supply. Well, as the minister has said, that we are trying to get as diversified as possible when it comes to exports, whether it's the Middle East or Africa or Southeast Asia. We need to do two things. One is that we need to find new markets. The other is that we need to improve our export competitiveness. Right. Because when we are in the face of the tariff threats or the tariff problems that we are facing, we need to really go for it. Whether it requires domestic reforms, all that we need to do, we must do. Absolutely.
India's real gross domestic product GDP is estimated to grow by 7.8% in the April to June quarter of financial year 2025-26 at a 5-quarter high. In the fourth quarter of the last financial year, the GDP had grown by 7.4%, whereas the same stood at 6.5% in the first quarter of the previous fiscal year. According to the quarterly estimates of GDP for the first quarter of the current fiscal released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today, nominal GDP has witnessed a growth rate of 8.8% during the same period. Let's know more about it from Shishir Sinha, business journalist. 7.8% GDP growth in April-June quarter has really surprised everyone. It is highest after fourth quarter of fiscal year 24. Many of them were expecting 7% growth, but 7.8% is a really good one, and that is mainly on account of manufacturing and services sector growth. There are some other positives too. One is, of course, that private final consumption is seeing a growth of 7 to 8%, and government is spending is around 10%. Our crude oil story. Oil prices fell today amid uncertainty about Russian supply and expectations of lower demand as the summer driving season in the United States, the world's biggest fuel consumer, nears its close. Brent crude was trading 0.6% down at $68.20 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.3% down at $64.38 per barrel when reports last came in. नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पे। सराफा बाजार में सोना आज 0.6% की बढ़त से 570 रुपए बढ़कर 1,02,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1,17,680 रुपए प्रति किलोग्राम के पूर्व स्तर पर बरकरार रही। प्रकाश, बहुत संक्षेप में वैश्विक परिदृश्य में सोना और चांदी निरंतर अपनी नई चमक बिखेर रहा है। चांदी ने तो फिलहाल एक नया स्तर भी बना लिया है, सोने ने भी 1 लाख के स्तर को पार किया है। सोने और चांदी की चमक कितनी मजबूत नजर आती है, बहुत संक्षेप। जितनी टेंशन उतना सोने में ज्यादा निखार। चलिए प्रकाश, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। Absolutely. Thank you so much, Prakash. Before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark equity indices end with modest losses. Sensex falls over 270 points. Nifty drops 74 points. Prime Minister Narendra Modi says combination of Japanese technology and Indian talent can lead tech revolution of the century. India's exports this year will be higher than last year, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Adds government is committed to shielding industry from unilateral actions. And India's GDP for first quarter of current fiscal grows at 5-quarter high of 7.8%. And that's all for today. Namaskar. Market Mantra.